नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी। हम अभ्यास सीरीज़ के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं थ्रू PYQ एंड MCQs। आज हम इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 25 पे पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है कमीशंस। और कमीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखोगे और लाइक शेयर जरूर करोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RSRTS में पूछा जा चुका है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोक आयुक्त इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय द ऑप्शन आर सरकारी कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, लॉ कमीशन और थक्कर कमीशन। तो इसका सही आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि आप लोकपाल और लोक आयुक्त के ऑफिस को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसका सेटअप हुआ था 5 जनवरी 1966 में, उन्होंने रिकमेंड किया स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप लोक आयुक्त और लोकपाल के ऑफिस को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। ठीक है, इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो हमारे मोरारजी देसाई थे। तो याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने रिकमेंड किया लोकपाल लोकायुक्त का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, और इसके हेड कौन थे? मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1967 which for the first time recommended for the setting up of लोकपाल एंड लोकायुक्त was headed by। तो डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के हेड कौन थे। तो अभी मैंने बताया था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UP RO ARO में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, छत्तीस का PCS प्री 2019 में पूछा जा चुका है। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री। तो डायरेक्ट फैक्ट है कि फर्स्ट लोकपाल कौन थे। तो याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री। देखिए ये है पिनाकी चंद्र घोष जो कि फर्स्ट लोकपाल थे हमारे कंट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UP PCS प्री में पूछा जा चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोक आयुक्त वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट के अंदर सबसे पहले लोक आयुक्त ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया था। तो कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था सबसे पहले लोक आयुक्त ऑफिस को? महाराष्ट्र के अंदर। याद रखें, महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले लोक आयुक्त को सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, छत्तीस का PCS प्री में पूछा जा चुका है 2003 के अंदर। वोरा कमेटी वाज फॉर्म टू स्टडी। डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि वोरा कमेटी क्यों सेटअप की गई थी। तो याद रखना कि नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स के लिए। ठीक है, वोरा कमेटी को फॉर्म किया गया था टू स्टडी द नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। याद रखेगा कि वोरा कमेटी वाज फॉर्मड इन 1993 टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड नेक्सस अमंग द criminals, politicians and bureaucrats in India। तो याद रखना, बोरा कमेटी सेटअप इन 1993 टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इस पॉइंट को ना आप अपने मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो। ठीक है, भगवान से दुआ करूँगा कि आप मेंस जल्दी से जल्दी लिखें और उसके अंदर ये वाला पॉइंट जरूर रखें कि पॉलिटिशियंस के जो उसके अंदर क्रिमिनलाइजेशन को स्टडी करने के लिए वोरा कमेटी का सेटअप किया गया था 1993 के अंदर। काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सिक्स इंपॉर्टेंट है, IS प्री में पूछा जा चुका है। हु रिकमेंडेड टू एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस को एंड कर देना चाहिए। तो उसका सही आंसर है कालेकर कमीशन। ठीक है, तो याद रखना, कालेकर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस को एंड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि PCS MP PCS में उत्तराखंड PCS में पूछा जा चुका है और आशा है कि शायद आगे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया। डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट इंडिया के अंदर कब फोर्स में आया था। तो याद रखना 1993 के अंदर। ठीक है, 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MP PCS प्री में पूछा जा चुका 2018 में। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज नॉट याद रखना, नॉट पूछा गया है, नॉट द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। स्टैट्यूटरी कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगर आपसे पूछो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो याद रखना ऐसी बॉडी जो किसी भी आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ऐसी बॉडी जो किसी आर्टिकल के अंदर मेंशन है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे आर्टिकल 280
ठीक है। 324 टू 80 ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और स्टैचुटरी बॉडीज़ कौन से होते हैं? स्टैचुटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती हैं जो किसी एक्ट के थ्रू सेटअप किया जाता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, एक्ट के ऐसी कोई भी बॉडी या ऐसी कोई भी कमीशन जिसको किसी एक्ट के थ्रू सेटअप किया जाता है उसको बोलते हैं हम स्टैचुटरी कमीशन, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ऐसा बॉडी या ऐसी कमीशन जो किसी आर्टिकल के थ्रू सेटअप की जाती है, जैसे आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कहते हैं। तो इसका आंसर करते हैं, हु इज ए नॉट एक्स ऑफिशियल मेंबर बोल रहेगा। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी बिल्कुल आते हैं। द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं होते। ठीक है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर नहीं होते नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, द ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो याद रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। रीड द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, एआर का रीजन है, एआर का क्वेश्चन है। असर्शन, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इज टू बी हेडेड बाय द पर्सन हु हैज़ बीन अ फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बताओ, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, ये सही है। ध्यान रखना, उसके जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए। ठीक है, रीजन, द चेयरमैन ऑफ द NCRC, ठीक है, NHRC होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years और अल्टिल ही अटेन द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन ना वो 3 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं। याद रखना, 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो आंसर सही होगा। तो इसका क्या है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, मतलब उसका आंसर ए है। याद रखना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कितने साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं? फॉर 3 years। क्वेश्चन नंबर 10 MPPC में पूछा जा चुका 2017 में। द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का टेन्योर कितना है? अभी बताया मैंने, 3 साल के लिए, है ना। जो चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो कितने साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं? फॉर 3 years। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MPPC प्री 2019 में और 2014 में पूछा जा चुका है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय। देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पूछा गया है, इसको कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर के द्वारा। ठीक है, गवर्नर के द्वारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर अपॉइंट काट दूँ और रिमूव लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा बदलाव कर दूँ, अपॉइंट को हटा के रिमूव लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस आर रिमूव्ड बाय, फिर इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा, लेकिन रिमूव किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर से बता रहा हूँ, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 MPPC प्री 2018 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। इन द डेफिनेशन ऑफ द आर्म फोर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? नॉट इंक्लूडेड बोला गया है। नेवी बिल्कुल है, आर्म फोर्स ऑफ द स्टेट ये नहीं है। ठीक है, स्टेट में डेफिनेशन नहीं है, मिलिट्री और एयरफोर्स। देखिए, अंडर द एक्ट आर्म फोर्स मीन द नेवल, मिलिट्री एंड द एयरफोर्स एंड इंक्लूड द अदर आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है, यूनियन के सारे इंक्लूडेड है, हिंस आर्म फोर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट्स के आर्म फोर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, यूपी RO ARO में पूछा जा चुका है मेंस में 2016 में। नॉट करेक्टली बोल रखा है, ठीक है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में बिल्कुल सही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1954 में नहीं। याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब सेटअप किया गया था? 1952 के अंदर। याद रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप एस्टेब्लिश इन 1952। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बिल्कुल सही है। अगर आपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ा होगा, तो एक कमीशन था, ठीक है, जिसके रिकमेंडेशन से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया गया था। उसका नाम बता सकते हो?
ठीक है, बता देते हैं, हमें बता देते हैं। संतनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है, संतनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये स्टैचुटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ये स्टैचुटरी कमीशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है? तो इसका सही आंसर है स्टैचुटरी कमीशन है, मतलब किसी एक एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया होगा। उस एक्ट का नाम क्या है? दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट, ठीक है, उसके द्वारा इसको सेटअप किया गया है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में, ये बिल्कुल सही है, हम बता चुके हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के अंदर सेटअप किया गया था, और किस एक्ट के थ्रू? प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा जा चुका है, मेंस में 2007 के अंदर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नॉट बोल रखा है, देखो मैंने अभी बताया था, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसका कोई आर्टिकल होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी, किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई बॉडी का मेंशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो किसी एक्ट के थ्रू सेटअप की जाती है, ठीक। अब देखो, अब इसको करते हैं, द ह्यूमन राइट कमीशन, ये किसी एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट, अब मुझे बताओ कौन से मतलब किस आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट मेंशन है? ये है हमारा 243 के आई में, 243 सब क्लॉज आई, ठीक। लोकसभा सेक्रेटरीट 98, आर्टिकल 98 के अंदर लोकसभा सेक्रेटरीट के बारे में मेंशन है। फाइनेंस कमीशन एट द सेंटर, एट द सेंटर कौन सा? आर्टिकल 280, ठीक, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट, और फाइनेंस कमीशन ऑफ द सेंटर आर्टिकल 280, और फाइनेंस कमीशन ऑफ अ स्टेट आर्टिकल 243 आई के अंदर मेंशन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? नॉट अ बोल रखा है ना, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब ह्यूमन राइट कमीशन है। क्यों? क्योंकि एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया है। एक्ट का नाम क्या था? प्रोटेक्शन द ह्यूमन राइट एक्ट 1993, फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ, इलेक्शन कमीशन किस में है? इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 324, ठीक है। ये तो आ गया यूनियन का, सेंट्रल लेवल का। अगर मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करूँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में? तो हो जाएगा 243 के में, ठीक है, याद रखना, 243 आई फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट और 243 के इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ मतलब किसी आर्टिकल के अंदर मेंशन होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी मैंने बताया था आर्टिकल 243 के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आंसर है यस है। स्टेट फाइनेंस कमीशन कोई आर्टिकल है? यस आर्टिकल है, आर्टिकल 243 आई, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आंसर है यस। डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इट इज़ मेंशन, यस, किसमें? आर्टिकल 243 के अंदर ही मेंशन है। स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ये, ठीक है। 16 का बी है, ध्यान रखना, स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस का कोई भी आर्टिकल नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर स्टेट इलेक्टोरल ऑफिस मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जा चुका 2018 के अंदर। हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ कमीशन? अच्छा, मुझे एक आर्टिकल याद आ रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इसके आर्टिकल बताइए, मैं बताता हूँ। आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 का ए और आर्टिकल 338 का बी। देखो, इसके अंदर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इसमें कौन सा है? आर्टिकल 338 का सब क्लॉज ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और इसमें कौन सा है? आर्टिकल 338 के बी में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 का सब क्लॉज ए, आर्टिकल 338 बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? ऑप्शन आर जगजीवन राम, काका साहेब कालेकर, बी डी शर्मा और बी आर अम्बेडकर। तो उसका सही आंसर है काका साहेब कालेकर। तो याद रखना, काका साहेब कालेकर फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? काका साहेब कालेकर, काका साहेब कालेकर आंसर है। एमपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? ठीक है, स्टेट पब्लिक
सर्विस कमीशन को सॉरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो याद रखना गवर्नर के द्वारा, ठीक है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 RSRTS प्री 2016 में पूछा जा चुका है। द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द 2 और मोर स्टेट्स इज अपॉइंटेड बाय, देखिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? उसका चेयरमैन मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? बाय द गवर्नर। लेकिन अगर जॉइंट पूछा जाए, ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा जाए तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर कंसर्न, नहीं, ध्यान रखना ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही GPSC जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप किया जाएगा, ठीक। और UPSC का कौन अपॉइंट चेयर करेगा, मतलब जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करेंगे? बाय द गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द, ध्यान, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबमिट किसको करेंगे? अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट को। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, या कमीशन है, मान लो कमीशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर समझते हैं, कोई भी बॉडी या कोई भी कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, किसी स्पेसिफिक आर्टिकल है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब कोई भी स्टैट्यूटरी कमीशन है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? गवर्नमेंट को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अपनी रिपोर्ट सबमिट किसको करेंगी? प्रेसिडेंट को। और स्टैट्यूटरी बॉडीज अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगी? गवर्नमेंट को। तो ध्यान रखना। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल है इसका आर्टिकल 315, तो किसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 21 MPPC में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब UPSC का फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी? तो इसका सही आंसर है रोजा बैथ्यू, ठीक है, याद रखना रोजा बैथ्यू फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थी किसकी? UPSC की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी? रोजा बैथ्यू। क्वेश्चन 22 इंपॉर्टेंट है, UPPCS में पूछा जा चुका है। इन विच ईयर PC होता कमेटी ऑन द सिविल सर्विस रिफॉर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, इंपॉर्टेंट है ना। तो बताइए PC होता कमेटी को सेटअप कब किया गया था? 2004 में। तो याद रखना PC होता कमेटी, ठीक है, PC होता कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था? 2004 में सेटअप किया गया था 2004 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 PCS में पूछा जा चुका 2008 में। विच एक्ट इस्टेब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। तो बताइए पब्लिक सर्विस कमीशन को इंडिया में पहली बार कब, मतलब किस एक्ट के थ्रू सेटअप किया गया था? तो इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था इंडिया में पहली बार। इंपॉर्टेंट है, अभी PCS 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? पहले ये बताओ कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो याद रखना इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं है। किस एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया था? दिल्ली स्पेशल पुलिस कुछ ऐसी एक्ट है यार, स्पेशल पुलिस आर्म फोर्स, कुछ एक एक्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा। स्पेशल पुलिस आर्म फोर्स, दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स, शायद दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट के थ्रू, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? ध्यान रखना संतनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कमीशन, संतनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। सॉरी मैं फिर से बताता हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन है क्योंकि इसकी एक एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। उस एक्ट का नाम क्या है? दिल्ली स्पेशल पुलिस आर्म फोर्स एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस फोर्स आर्म एक्ट के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। कब किया गया था? 1964 में, ठीक है। किस कमीशन की रिकमेंडेशन से? तो याद रखना संतनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन,
संतनम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की रिकमेंडेशन से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया गया था। किस एक्ट के थ्रू? दिल्ली स्पेशल पुलिस आर्म फोर्स एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? नॉन ऑफ द अबव, बिकॉज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल, और डायरेक्ट पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 324 के अंदर। आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन मेंशन है। और आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन, फिर से देखते हैं। आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा इलेक्शन कमीशन होगा, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो। मेरा बस यही ख्वाब है, यही चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी मेरी वीडियो से सहायता मिले, आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम क्रैक कर लें, है ना। चलो ठीक है फिर जी, नमस्कार।